Hello everyone, my name is Arohi Ocha and the topic for today is Indian Contract Act. I'm not having a pen tab, but I'll be sharing my screen so that you can see the Contract Act. Okay. So before starting studying any contract, any act for the matter of fact, you need to understand and you need to keep in mind few things. First of all, the act number. Second is the date of enforcement. Third would be date of publish. फोर्थ वुड बी डेट ऑफ एनएक्टमेंट। ओके, तो क्या क्या हो गया हमारा एक्ट नंबर, एनएक्ट कब हुआ था, एनफोर्स कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, कितने चैप्टर्स हैं उस एक्ट के अंदर, कितने सेक्शंस हैं उसके अंदर। एक और क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है वो है आपका इसके अंदर प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल के वर्ड्स आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जब भी आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ में जो उसका एनफोर्समेंट ईयर है वो आप लिख के याद रखोगे, और जब भी आप बोल रहे हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप कंप्लीट एक्ट का नाम लोगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा एक्ट नंबर है? दिस इज एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। तो जब जैसे कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। लेट्स मूव टू दी मेन पेज। हम्म, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस ईयर में 1872 में ये 9th नंबर का एक्ट था जो पब्लिश हुआ था। तो हमें ये डेट, ये नंबर जो है एक्ट नंबर 9, वो हमें याद रखना है। इसके अलावा 25 अप्रैल 1872 को ये इनैक्ट हुआ था, इनफोर्स नहीं, इनैक्ट मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी है। ठीक है, अब ये पब्लिश कब हुआ था? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ये दूसरी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, preamble, whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to contracts। यहां पर ये नहीं, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसको हम अमेंड कर रहे हैं, उसको हम और डिफाइन कर रहे हैं, और उसको अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्टिव मतलब जब भी हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं तो इज दैट एक्ट कंप्लीट, यानी कि उस एक्ट को समझने के लिए उसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उनको समझने के लिए मुझे कोई और एक्ट की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है, वो एक्ट अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में ये बात नहीं है। इसको पढ़ने के लिए, इसको कंप्लीटली हमको समझने के लिए दूसरे एक्ट्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये नॉन एग्जॉस्टिव होता है। ओके, नाउ एक्सटेंट इसका क्या है? होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में ये एप्लीकेबल हो गया है। ओके, तो नाउ अनदर थिंग, आप जब भी कोई एक्ट पढ़ोगे, आप ऐसा नहीं कि आपने एक बार बेयर एक्ट पढ़ी है, दूसरी बार आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तीसरी बार आप मेंस का आंसर्स लिख रहे हो। नहीं, फ्रॉम द डे वन यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। आपको नहीं पता कि आपका मेंस और प्रीलिम्स के बीच में कितना टाइम पीरियड रहेगा। कभी कभार होता है, जैसे राजस्थान में आपने देखा अभी 2 महीने का टाइम था, गुजरात जुडिशरी के अंदर आपको 1 महीना मिलता है। बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ 15 दिन के अंदर आपका मेंस करवा देते हैं रिजल्ट के बाद में। तो आप ये जो अनसर्टेनिटी है वो लेके नहीं बैठ सकते कि प्रीलिम्स निकलेगा फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगी। नो, फ्रॉम द डे वन व्हेन यू स्टार्टिंग दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो आप मेंस की तैयारी करोगे, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, हम पहले उसका मतलब, पहले हम बैराक लैंग्वेज देखेंगे। बैराक के अंदर जो लैंग्वेज लिखी है उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आई विल गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। और जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको बैराक कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को क्या चाहिए? ये जानना है कि आपके पास में लीगल लैंग्वेज आपकी है तो आप उसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, उसको आर्टिकुलेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है तभी आप लिख पा रहे हो।
तो आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग में लीगल लैंग्वेज में उसे लिखना है, बेयर एक्ट एज इट इज छापनी नहीं है। ठीक है, ओके चलो, मूविंग अहेड। हम जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे तो हम उसका बाइफर्केशन करेंगे। बाइफर्केशन कैसे? कितने सेक्शंस हैं उसके अंदर, कितने चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 238 सेक्शंस हैं, वर्ड वाइज, सॉरी नंबर वाइज। बट बीच बीच में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि अमेंड हो गए हैं और एक दूसरा एक्ट बन गए हैं। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट हो गया, हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। ओके, तो हम देख रहे थे कि इसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अलग हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो अलग हो गया। ये सेल्स ऑफ गुड्स है, ये एक अलग एक्ट बन गया है। पार्टनरशिप का है वो अलग एक्ट बन गया है। तो टोटल इसके अंदर 238 सेक्शंस हैं, बट लेकिन बीच बीच में सेक्शंस कुछ गायब हैं। ठीक है, चैप्टर्स इसके अंदर टोटल कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं, 9, 10 एजेंसी तक का। एजेंसी का लास्ट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 238। चैप्टर 11 जो है हमारा पार्टनरशिप का, वो एक अलग एक्ट बन गया है, तो हम अलग से पढ़ेंगे उसे ना। अब जब भी आप कोई भी एक्ट उठाएंगे तो सबसे पहले उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। क्या क्या लिखना है उसके अंदर, कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। यहाँ पे ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप देखेंगे तो पहला पार्ट जो है इसका जनरल सेक्शन, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। सेकंड पार्ट है इसका, इसके अंदर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिससे आप डील करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, इसके अलावा बेलमेंट। तो ये 4-5 तरह के कुछ हमारे पास में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। नाउ अब आप ये देखेंगे प्रिलिमिनरी आपका चैप्टर 1 नहीं है, प्रिलिमिनरी एक अलग पार्ट है। चैप्टर 1 आपका यहाँ से चालू हो रहा है, सेक्शन 3 से। तो जब भी आप एक एक्ट लेके बैठेंगे तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बनाना है। प्रिलिमिनरी के अंदर कितने सेक्शंस आ रहे हैं, चैप्टर 1 के अंदर कितने सेक्शन आ रहे हैं, 3 से लेके 9 तक। तो आपको ये जो 3 से लेके 9 तक का जो आपको ये है, ये याद रखना है कि आपकी रेंज क्या है, कौन सी सेक्शन से कौन से सेक्शन तक कौन से चैप्टर में फॉल कर रहा है। इससे आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन याद रखने में, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको काफी हेल्प रहेगी। ओके, नाउ अगर अब चलो हम एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो आप आसपास हजारों जगह देख सकते हैं कि दिन में आप सुबह से लेकर रात तक 10 बार, 10 से 15 बार, उससे ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं किसी भी इंसान के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर आए हैं, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए फीस दी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने टीचर्स पढ़ाएंगे, और टीचर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फीस देंगे, आप टाइम पे सारे जो है आंसर्स लिख के देंगे, आप बिहेव करेंगे, आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, आप जज बनेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आपने पूछा जाके भाव, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है 100 रुपए किलो है, कि भाई आप 1 किलो दे दो। उन्होंने आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी दे दी, आपने उनको 100 रुपए दे दिए। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। आप इंटरनेट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ जो आपके आसपास हो रहा है, दैट इज सम और द अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत लेमैन लैंग्वेज में ये चीज है। अगर हम लीगल लैंग्वेज देखें तो लीगल लैंग्वेज कहां पर दे रखी है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहां से हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि अच्छा ठीक है एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ से अगर एनफोर्स हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो उसके लिए पहले हमें एग्रीमेंट समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज, कहाँ पे है हमारा, व्हाट डू मीन बाय एग्रीमेंट? Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। ठीक है, बट लेकिन प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या है, कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ। तो फॉर दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन, सेक्शन 2A से। ठीक है, हम पहले बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, फिर उसको बाइफरकेट करेंगे। when one person signifies to another his willingness। तो यहां पर कितनी पार्टीज हो गई? 2 पार्टीज हो गई, वन पर्सन
उसने क्या करा है, अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी है किसी दूसरे पर्सन को, टू अनदर। यानी कि उसने बोला है पहले इंसान ने कि मैं ये चीज चाहता हूं, इसने ये चीज इसको बोली है, और इससे ये क्या उम्मीद कर रहा है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि या तो आप ये काम करो या फिर आप ये काम मत करो, with the view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal। मतलब क्या, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इसको एक बार साइड के लिए रखो। ये हमारे पास में दो इंसान है, ठीक है, लेट मी ग्रैब दिस वन, वन पर्सन, सेकंड पर्सन। ये पर्सन इसके पास गया, इसने बोला कि मैं चाहता हूं ये काम हो या फिर ये काम नहीं हो आपके तरफ से, ठीक है, कि मैंने अपनी विलिंगनेस है वो आपको बताई है कि आपको जो है पढ़ाई करनी है या फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। वो इस बंदे की जो है असेंट चाहता है, इस बंदे की हाँ या ना चाहता है ये एक्ट करने के लिए या एक्ट ना करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बंदा है ये इसको प्रपोज कर रहा है कि आप ये काम करोगे या फिर आप ये काम नहीं करोगे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए ये बाधित हो गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रपोजल। नाउ मूविंग अहेड, टू बी, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी कि ये जो है इसने अपना आंसर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ मैं काम करूंगा, हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, तो इसने जो प्रपोजल दिया था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर प्रपोजल जो है वो प्रॉमिस बन गया है, ठीक है। कल को उठ के ये बोल सकता है कि यार तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों, मैंने प्रपोजल दिया था, तुमने एक्सेप्ट किया, यू हैव कम अंडर, तुमने जो है उसको प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दिया है, यू आर बाउंड बाय दिस प्रॉमिस, ठीक है। अभी तक इतनी बात समझो। नाउ 2C के अंदर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज प्रोमिसी। ये जो है हमारा प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, ठीक है। when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, वापस पढ़ते हैं, at the desire of the promiser, ओके। 2D के अंदर क्या है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन, जिसने प्रपोजल दिया, एट द डिजायर ऑफ दिस पर्सन, ये जो है प्रोमिसी, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसने या तो कुछ काम कर दिया है या फिर जो काम करने को मना किया था वो नहीं किया, कि भाई तुमको ये नहीं करना है तो उसने नहीं किया, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यानी कि उसने या तो काम कर दिया है या वो काम कर रहा है या वो प्रॉमिस कर रहा है फ्यूचर में कि हाँ ठीक है मैं ये नहीं करूंगा या करूंगा। सच एक्ट और एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। यानी कि मैंने बोला कि तुम पढ़ाई करोगे, इसने बोला ठीक है मैं पढ़ाई करूंगा, यहां तक इसने प्रपोज किया, इसने एक्सेप्ट किया, ये प्रॉमिस हो गया, इसने पढ़ाई कर दी, ठीक है, तो वहां पर वो कंसिडरेशन हो गया। ओके फाइन। नाउ एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो यानी कि इसने जितने भी प्रॉमिस करे, इसने प्रपोजल किया, इसने एक्सेप्ट किया, जितने भी इसके प्रपोजल्स थे इसने एक्सेप्ट किए और कंसिडर मतलब इसने वो कंप्लीट कर दिए, दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। फाइन। नाउ promises which form the consideration or part of consideration for each other are called as reciprocal promises। now इसका मतलब क्या, इसने बोला तुम पढ़ाई करो, इसने बोला ठीक है मैं पढ़ाई करूंगा, इसने बोला पढ़ाई के बदले में मुझे जो है आइसक्रीम चाहिए, इन्होंने बोला ठीक है, इनके पिताजी हैं, इन्होंने बोला ओके फाइन आपको आइसक्रीम मिलेगी। जब इसने वो काम कंप्लीट कर दिया तो बदले में इनको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। तो ये जो है ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया कि ठीक है तुम कुछ काम करो, इन्होंने बोला तुम काम करोगे, मैंने बोला हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, इसने पढ़ाई कर ली, इनको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया, ठीक है। एक कुछ काम के बदले कुछ और काम आप करके दे रहे हो। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी void। नाउ
ए और बी, ये दो इंसान है, इन्होंने बोला कि आपको उसको जाके चाटा मार के आना है, बदले में आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा। सो इज इट एनफोर्सिएबल बाय लॉ? लॉ ये अलाउ करता है? नहीं, हमारा जो है भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये असॉल्ट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स नहीं होता है, लॉ से बैक नहीं है, दैट इज सेड टू बी वॉइड। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन्होंने बोला कि आप पढ़ाई करो, मैं बदले में आपको जो है एक पेन ला के दूंगा। इन्होंने बोला ओके फाइन। इज इट एक्सेप्ट, इट इज एक्सेप्टेबल, राइट? यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कुछ अनलॉफुल काम नहीं है, दिस इज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय लॉ। यहाँ पर ये चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट बन गई है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सिर्फ एक जो है पेन नहीं दिलाया उसके लिए आप कैसे सू कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और इसकी इंट्रिकेसीज को समझते जाएंगे। नाउ एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of others is a voidable contract। यानी कि हमारे पास में दो पार्टीज हैं, ठीक है? यहाँ पे एक पार्टी ने बोला कि ठीक है, हम आपके पिताजी हैं, हम आपको बोल रहे हैं आप पढ़ाई करो। यहाँ पर एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आ गया। फिड्यूशियरी मतलब जब आप किसी और पर्सन की विल जो है वो चेंज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशन आपका जो है, ठीक है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है यहाँ पे। अब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं करी, इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो यहाँ पर ये मना कर सकते हैं कि नहीं, आपने ये काम नहीं किया है, ये आपकी तरफ से आपने अपना प्रॉमिस जो है कंप्लीट नहीं किया है, आई एम बैकिंग आउट, मैं जो है ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा हूं, आई आई वॉन्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइडेबल। ठीक है, वॉइड नहीं, वॉइड कब नहीं होगा? जब लॉ मना कर रही है। वॉइडेबल कब होगा? जब एक कोई भी एक पार्टीज मना कर रही है। ठीक है, नाउ अगेन इसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक इंसान बोल सकता है कि ये वॉइडेबल है, मेरी विल के अगेंस्ट हुआ था, मेरी मर्जी के अगेंस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैं बैकआउट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये पार्टीज जो हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कर सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आ जाए आपका, ठीक है, मम्मी आके बीच में बोल रही हैं कि आप जो है इसने पढ़ाई नहीं करी, आप इसको आइसक्रीम मत दिलाओ, तो नहीं, मम्मी कुछ नहीं कर सकती बीच में। पापा और बेटा जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ही यहाँ पे जो है वॉइडेबल उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ लास्ट इसकी डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। यानी कि अच्छा भला चल रहा था, इन्होंने बोला था ठीक है मैं आपको पढ़ाई करा, आप पढ़ाई करो, मैं आइसक्रीम दिलाऊंगा, बट उस दिन जो है डिक्लेयर हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जो है इलीगल है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे जो है पढ़ाई करना डिक्लेयर है, डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना इलीगल है। तो जिस दिन जिस वक्त गवर्नमेंट ने ये चीज डिक्लेयर करी, उस टाइम से वो लॉ से एनफोर्सिबल होना बंद हो गया। लॉ ने उसको बोल दिया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा, उसको सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप जो है वॉइड हो गया। स्टार्टिंग से वॉइड नहीं था, जिस दिन वो एनफोर्सिएबल होने से जिस दिन उस वो लॉ से एनफोर्सिएबल नहीं रहा, उस टाइम से वो सीज हो गया है, उस टाइम से वो वॉइड हो गया है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।